बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं इदारियों के हवाले से मेरा व्लॉग सुमेरा खान ऑफिशियल। नाज़रीन, शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं ट्रिब्यून की जानिब। ट्रिब्यून ने आज का इदारिया जो शाया किया है वो है टाइमली एक्शन। टाइमली एक्शन में ये बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अभी रिसेंट उनकी जानिब से उठाया गया इकदाम, जिसमें उन्होंने कराची में ISI के सेक्टर कमांडर और रेंजर्स के ऑफिशियल्स को अपनी ड्यूटीज़, अपनी असाइनमेंट से मुअत्तली का हुक्म दिया। और ये फैसला आया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की फाइंडिंग्स के जवाब में। अभी मज़ीद इसमें जो है वो फाइंडिंग्स आना बाकी हैं, मगर ता वक्त ये कि हतमी फैसला आने तक इनको अपनी मामूल की कार्रवाइयों से, मामूल की असाइनमेंट से रोक दिया गया है। और ये जो है कार्रवाई की गई एक शिकायत पर IG सिंध मुश्ताक महर की जानिब से 19 अक्टूबर की सुबह को जो वाक़या हुआ, बकौल उनसे ज़बरदस्ती FIR करवाई गई एक ऐसे मामले पे जो कि पेश आया था मज़ार कायद पे, जहाँ पे कैप्टन सफदर रिटायर्ड जो हैं उन्होंने वहाँ पर बहुत अजीब किस्म का, एक अजीब व गरीब किस्म का मुजाहिरा किया, वहाँ पर नारे लगाए, जबकि वाज़ेह तौर पे मज़ार कायद प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1971 के मुताबिक मज़ार कायद की हदूद में किसी किस्म की सियासी हलचल, सियासी कार्रवाई, जलसे जुलूस, नारेबाजी, ये सख्ती से मना है। नाज़रीन, ISPR की स्टेटमेंट जो कि मंगल के दिन आई थी, उसमें ISI एंड पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, जिसमें उनको कराची इंसिडेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने उस कार्रवाई के हवाले से कहा कि उनको उनकी पोस्ट हटाया जा रहा है। ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड इकदाम था जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से किया गया, सिर्फ इसलिए कि इदारों के माबैन जो उनके रवाबित हैं वो हम आहंगी से बरकरार रहें, इदारों के माबैन किसी किस्म का अदम तहफ़्फ़ुज़ या अदम यकीन दहानी की सूरत हाल ना पैदा हो। और ISPR के स्टेटमेंट के मुताबिक जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिकमेंडेशन थी और एक ट्रिब्यूनल जो अपॉइंट किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए इस मामले की, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसकी फाइंडिंग्स मज़ीद आती हैं और वो इन अफसरान के ख़िलाफ़ जाती हैं तो कोर्ट मार्शल जो है वो भी बई दस्त कयास नहीं है, वो भी हो सकता है। कराची मामले के हवाले से नाज़रीन बहुत बातें हुई हैं और बहुत से यहाँ पे ये भी बातचीत मैं कहती हूँ कि पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा डिस्कशन मैंने इस बात पर सुनी कि IG सिंध की खुद मुख्तारी जो है, IG सिंध के दिल को ठेस पहुंची, IG सिंध को ये हुआ, IG सिंध को वो हुआ। इनफ ऑफ दिस। यहाँ पर सिर्फ ये बात मैं पूछना चाहूँगी कि IG सिंध वो कहाँ पर थे जब बाबाए कौम के मज़ार की बेहुरमती हो रही थी। यहाँ इसको मेरा पर्सनल कमेंट ले लीजिए। बेशक इदारिये की मैं इस काविश को ज़रूर सराहूँगी कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बर वक्त कार्रवाई, जो कि जब 60 दिन की छुट्टी पर जा रहे थे IG सिंध और फिर नीचे SHO लेवल तक उनके तमाम ऑफिसर्स ने भी छुट्टी की दरख्वास्त दे दी थी, तो उन्होंने एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट मामलात का होने से बचाने के लिए बर वक्त कार्रवाई की। मगर यहाँ क्या IG सिंध मुश्ताक महर ये बताना पसंद करेंगे कि वो तब कहाँ थे जब मज़ार कायद पर नारेबाजी हो रही थी, ये जानने के बावजूद कि ये कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए थी। सेक्टर कमांडर ने जज्बात से काम लिया, ये जो भी है वो एक ऐसी ट्रेनिंग पर हैं कि वहाँ पर उनकी स्कूलिंग ही कायद आज़म के अक़वाले ज़री की हिफाजत का, अल्लामा इकबाल के अक़वाले ज़री की तकलीद से लेके आखिर वक्त तक उन्हीं के उसूलों पर अमल दरामद के हवाले से उनकी ताहियार ट्रेनिंग होती है। तो एक फ़ौजी ने ये कदम उठाया और ISPR ने भी जब बताया कि उसके अंदर उन पर बेतहाशा प्रेशर था, लोगों की जानिब से कॉल्स आती, तो यकीनन ये कोई गलत बात नहीं है। इसके अंदर वाकई में लोगों का प्रेशर समझा जा सकता है जिसके तहत उन्होंने कदम उठाया। मगर यहाँ ये भी वाक़े का जो कि आगे कार्रवाई में यकीनन फाइनली साबित हो भी जाएगा। यहाँ मैं आपको एक खबर देती चलूँ कि IG सिंध का अगवा हरगिज़ नहीं हुआ था। IG सिंध को अब जब आर्मी चीफ ने मामले को इंटरवीन किया है और मामला सुलझाने की तरफ जा रहे हैं, IG सिंध साहब आपकी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप सामने आएँ और ये जो आपने अगवा के ड्रामे का मामला रचाया है और लोगों में एक फीलिंग आपने ये दी कि आपको अगवा किया गया, तो बराए मेहरबानी इससे पहले कि वो वीडियोस सामने आए जहां आप अपनी गाड़ी में चलकर वहां गए हैं और सिर्फ इसलिए आपने दिल पर बात ले ली कि सेक्टर कमांडर आपके ऑफिस आने के बजाय उन्होंने आपको अपने ऑफिस क्यों बुलाया, तो चाय बिस्किट जो आपने वहां पे खाए, बराए मेहरबानी आप ये भी बताएं। वाकयात को सराहत से बयान करना आपकी जिम्मेदारी थी। आप भी यूनिफॉर्म में हैं, आप एक आर्मी चीफ जो कि यूनिफॉर्म में है, उससे अगर इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं तो यहाँ पर उनके भी दिल को ठेस पहुंची कि जो बाबाए कौम, जो आपके भी कायद हैं, मेरे भी कायद हैं, सबके कायद हैं, सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है, उनके मज़ार की हुर्मत को कायम रखना आपकी भी थी। अब आपसे
आपकी ज़ात पर सवालिया निशान उठेंगे। ये इंक्वायरी तो हो जाएगी, सेक्टर कमांडर हैं या रेंजर्स मुलविस हैं, उनको उनकी सजाएं भी मिल जाएंगी, मगर बहैसियत एक सहाफ़ी और बहैसियत एक पाकिस्तानी मेरा आपसे सवाल है कि कायदे आज़म के मज़ार की बेहुरमती के वक्त आप कहाँ थे? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? किसी दूसरे को क्यों कहना पड़ा आपको? पहले तो आप ये जवाब दीजिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ट्रिब्यून के दूसरे इदारे की जानिब, जिसमें वो कहते हैं बाइडन एंड अफगानिस्तान। नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि तालिबान ने जो बाइडन की जो आने वाली गवर्नमेंट है अमेरिका में जो फॉर्म हो जाएगी जनवरी में, वो ओथ लेंगे सदारती अपने टेन्योर का। उन्होंने कहा है कि पीस डील जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन की थी उसका आप एहतराम कीजिएगा। फरवरी में ये पीस डील हुई थी। अग्रीमेंट के तहत अमेरिका जो है वो मई 2021 तक अपनी तमाम तर अफवाज अफगानिस्तान से निकालेगा। गो के जो बाइडन की लाइन ऑफ एक्शन है उस हवाले से लगता नहीं है कि वो ऐसा होगा, मगर बाइडन भी फॉरएवर वॉर्स यानी हमेशा रहने वाली जंग के हक में नहीं है। वो भी चाहते हैं कि उनकी 2000 अफवाज जो इस वक्त ग्राउंड पर हैं अफगानिस्तान में, वो वहाँ से वापस अपने मुल्क आएँ और मज़ीद उनके यहाँ किसी किस्म की कोई हलाकतें या लाशें उनके फ़ौजियों की ना पहुँचें। यहाँ पर एक अच्छी खबर तालिबान के हवाले से ये हो सकती है कि ये डील टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान को भी तालिबान का मुतालबा ये है कि तमाम अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से चली जाएं, मगर दाइश से लड़ने के लिए उनको पता है कि इस वक्त अमरीकी अफवाज बहुत पिन पॉइंट किरदार अदा कर रही हैं, कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। आईएस के हवाले से भी आपको पता है कि उनसे लड़ने के लिए उन्हें अमरीकी अफवाज की ज़रूरत है, तो लिहाजा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत हाल बहरहाल नज़र आती है। ट्रंप की पॉलिसी मेकिंग ऑन विम स्ट्रैटेजी के हवाले से बाइडन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंसिडर ग्राउंड रियलिटीज़। यहाँ ये वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ बाइडन की पॉलिसी तकरीबन ट्रंप जैसी ही होगी, जो कि कहा भी जा रहा था पहले भी कि ऐसे ही होगा। और यहाँ पर ये भी रिपोर्ट्स काबिल ज़िक्र हैं कि तालिबान से उनके अलकायदा के ताल्लुकात के हवाले से भी सवाल जवाब हो सकता है बाइडन गवर्नमेंट की जानिब से। यहाँ पर इंट्रा अफगान पीस टॉक्स की बात हो रही है कि जो बाइडन और तालिबान के दरमियान में पहला टाकरा आएगा इंट्रा अफगान पीस टॉक्स में, जहाँ तालिबान को अशरफ गनी हुकूमत नहीं चाहिए, किसी सूरत हाल में भी नहीं चाहिए, और अशरफ गनी चाहता है कि तालिबान का अपर हैंड अफगानिस्तान में ना हो। तो यहाँ क्योंकि अभी भी जो रीसेंट मामलात हुए उसमें दोनों धड़े जो हैं वो एक दूसरे को इसमें कसूरवार ठहराते हैं, लिहाजा आगे तशद्दुद ज़्यादा होता जा रहा है। इदारे के मुताबिक तशद्दुद की जो सूरत हाल है उसमें कतई नज़र नहीं आता कि दोनों में से कोई एक भी जिम्मेदारी कबूल करेगा। यहाँ एक और लहर ये देखने में आई कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट और जो कुछ धड़े वहाँ पर हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं, उन्होंने हालिया काबुल धमाकों को जिनकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, उसके बावजूद उन्होंने उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली। यहाँ अफगान जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं सरवर दानिश, वो ये क्लेम करते हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कानूनी ऐसी ऑब्लिगेशन, कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि जिसके ज़रिए वो इस पीस डील को जारी रखने के पाबंद हैं। तो यहाँ इदारिया ये कहता है कि अमेरिका बड़ी आसानी से दानिश साहब को ये याद दिला सकता है कि आपकी ये सारी अकड़, सारी बदमाशी बस तब तक है जब तक अमेरिकी वहाँ मौजूद हैं और वो आपकी गवर्नमेंट को जारी रखने का एक रीज़न है। ये इदारे की बात बहुत एक मजबूत जवाब फराहम करती है तालिबान को कि वो पीस डील और इंट्रा अफगान डायलॉग में अपना किरदार मौसर तरीके से अदा कर सकते हैं और अपना अपर हैंड रख सकते हैं। काउंटरिंग हेट, द न्यूज़ का इदारिया है काउंटरिंग हेट। इसमें हाई लेवल की मीटिंग चेयर की चीफ सेक्रेटरी सिंध और फॉर्मर जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल थे और ब्यूरोक्रेट थे डॉक्टर शुएब सडल, उनका नाम की तारुफ का मोहताज नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की मीटिंग थी, उन्होंने इसमें बड़ी संजीदगी से जायज़ा लिया कि माइनॉरिटीज़ यानी अक़लियतों को सिंध के सूबे में इतनी तकालीफ का सामना क्यों है। यहाँ बहुत सारे मामला ज़ेर बहस आए। इसमें जो अक़लियतों की ज़मीनों पर कब्ज़े का मामला था, उनकी इबादतगाहों पर कब्ज़े का मामला था आम लोगों की जानिब से, वो उन्होंने ऑर्डर हुक्म जारी किया कि फ़ौरी तौर पर वो हटाई जाएँ, इंक्रोचमेंट तजावुज़ात हटाई जाएँ। और बजट भी उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान उनकी इबादतगाहों को पहुंचाया गया, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख या जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको फ़ौरी तौर पर उनकी रिपेयर वर्क जो है, उनकी तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल करके उनके हवाले किया जाए। यहाँ पर और भी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत सारे इक़दाम किए गए। हिंदू एम्प्लॉइज़ को दिवाली के फेस्टिवल से पहले उन्होंने कहा कि सैलरीज़ एडवांस दी जाएँ और बोनसेस जो हैं उनके हवाले से भी बात की। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सिंध का, नाज़रीन, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है
कि अक़लियतों के खिलाफ। ऐसे मुझे बड़ी हैरत है कि सिंध अब जाकर इतने प्रेशर्स के बाद ये क्यों कर रहा है। ये तो हर सूबे को अपने तौर पे ये इकदाम उठाने की ज़रूरत है कि अक़लियतें पाकिस्तान का हिस्सा हैं और किसी प्रेशर पर उन्हें ये नहीं करना चाहिए, बल्कि ये एक वॉलंटरी इकदाम होना चाहिए। इसको उन्होंने खुद करना चाहिए था। ग्रेड 12 तक उन्होंने कहा है कि सिलेबस और करिकुलम में से तमाम तर नफरत अंगेज़ मवाद जो कि अक़लियतों के लिए नफरत पैदा करने का बाइस बन सकता है, उसको हटाया जाएगा। इदारिया कहता है कि इस तरह के वादे पहले भी बहुत हुए, मगर इसके ऊपर अमल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आरजू राजा केस बहुत अफसोसनाक केस था और सिंध में मुझे इससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि उसके ऊपर तब तक सुनवाई नहीं की लोकल पुलिस ने जब तक कि एक आला सतही इदारे ने इसमें मुदाखलत नहीं की और पुलिस को नहीं कहा कि इस मामले को ठीक किया जाए। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस मामले से तब तक आंखें बंद की जब तक ह्यूमन राइट्स की तंजीमें नहीं आई। 14-15 साल की बच्ची को ज़बरदस्ती ब्याह दिया गया, उसका मजहब तब्दील करवा के 44 साल के बंदे से, और उसकी माँ रोती पीटती रही। ये बहुत अफसोसनाक अमर है। इसकी मैं किसी सूरत भी इसकी मैं हिमायत नहीं करूंगी। हिमायत तो क्या, मैं इसके हक में सिर्फ इतना कहूंगी कि आरजू राजा को फौरी तौर पर वालिदैन के हवाले किया जाए और उसकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए और इस बंदे को जिसने ज़बरदस्ती ये शादी की उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। नाज़रीन, यहाँ पे सब दूसरी बड़ी एक चीज़ आती है कि मीटिंग ने शुएब सडल साहब ने जो मीटिंग एड्रेस की उसमें उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तरह अक़लियतों की इबादत गाहों की हिफाजत का सवाल सबसे पहला उठता है। इनको सबसे पहले हिफाजती तहवील में लिया जाए, इनकी हिफाजत की जाए और कम्यूनिटी को भी पैगाम दिया जाए कि अक़लियतें पाकिस्तान का ऐसे ही हिस्सा हैं जैसे बाकी मुसलमान हैं। और उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि आप बाहमी हम आहंगी और जो एक दूसरे के लिए तहम्मुल और बर्दाश्त की पॉलिसी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश किया जाए सोसाइटी में। बिल्कुल ठीक। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस, नाजरीन, डॉन का ये इदारिया है। डॉन की आज ज़्यादा इदारिये थे, वक्त की कमी के बायस मैं सिर्फ एक शामिल करी हूँ। गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त फुल पॉलिटिकल स्विंग में है। नाजरीन, रीजन जो है इस वक्त दहक रहा है सियासी क़यादत की वहाँ मौजूदगी से। नवंबर 15 इतवार के रोज़ गिलगित बल्तिस्तान में हतमी फैसला होगा कि कौन पहनेगा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का ताज। इस वक्त तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, जरदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ, जिनके कोट और खूबसूरती का आजकल बड़ा चर्चा है जी, और यकीनन बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कीप इट अप मरियम। और साथ ही फेडरल मिनिस्टर्स अली अमीन गंडापुर, वो भी मरियम के हवाले से बहुत सारे मुतनाज़ा बयानात देते हुए नजर आए। मुराद सईद नजर आए रैलीज में, और इमरान खान सबके दिलों की जान। मुझे कमेंट्स में अक्सर इमरान खान के जो डाई हार्ट फैंस हैं उनके बहुत कमेंट्स आते हैं जी कि उनको बड़े एहतराम से उनका नाम लिया जाए। आपके लीडर हैं जी, बिल्कुल, इसलिए बड़े एहतराम से नाम लेंगे, मगर बाकी लीडरान भी हमारे लिए उतने ही जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं। इमरान खान ने भी एक रैली यहाँ पे एक जलसे से खिताब किया, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स कोई किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिस बेरर, सियासतदान जो वहाँ पे किसी भी ऑफिस होल्डर हैं वो नहीं आएंगे। मगर उसके बाद जो सुप्रीम एपलेट कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, उन्होंने ये फैसला मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि नई तमाम पार्टीज़ को अपनी कैंपेन जो है वो फुल थ्रॉटल के साथ करने दी जाए। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे हमने चीफ मिनिस्टर जो हैं PMLN के हाफिज़ हफीज़, उनको भी देखा, वो किसी को पैसे भी दे रहे थे। इसके ऊपर भी बड़ी बहस आई कि ये मुस्लिम लीग नून पैसे क्यों बांट रही है वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। तो ये लाजमी, मरियम, आप जब भी कहीं पे तस्वीर बनवा रही हैं, मेक श्योर कि उसके अंदर कोई नया तनाज़ा ना आए, क्योंकि इस वक्त बहुत बहस हो रही है कि आप वो जो बूढ़ी खातून को सहारा देकर ला रही हैं, उसके साथ ही हाफिज हफीजुल्लाह उसके साथ, उस औरत के साथ खड़े बंदे को पैसे क्यों दे रहे हैं ज़बरदस्ती। दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड सीरियसली। आगे चलते हैं। इस वक्त पॉलिटिकल कैंपेन तो हो रही है, मगर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सबसे बड़ा मरहला क्या था। इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने तकरीबन काफ़ी हद तक मैदान मारने की कोशिश की गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का ऐलान करके। और गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री है कि वो हमेशा उस पार्टी को वोट देते हैं जो फेडरेशन में होती है, ताकि GB को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मेहदी शाह पहले वजीर आला बने थे गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ भी PPP आई थी। फिर PMLN ने हाफिज हफीज़ को इलेक्ट कराया, उस वक्त PMLN की हुकूमत थी। अब देखते हैं कि ये हिस्ट्री चेंज होती है या नहीं।
क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ठीक से फेडरेशन में परफॉर्म नहीं कर पा रही, इदारे का ये कहना है, तो यहाँ पे भी हो सकता है रिजल्ट्स चेंज हो। यहाँ पे यूथ की बात करते हैं, यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वो वाहिद इलाका है पाकिस्तान का उन इलाकों में से जहाँ एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है और बहुत वाइब्रेंट यूथ है इनकी। तो वो देख रहे हैं इस वक्त कि हमें 5वां सूबा बनाने के हवाले से जो ऐलानात किए गए हैं वो पूरे होते हैं या नहीं, और उसमें हमारे सूबे को क्या हिस्सा दिया जाएगा और हमें क्या फ़ायदा होगा। कमोबेश तमाम तर पार्टीज़ ने उनको 5वां सूबा बनाने की का वादा किया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत रिमोट एरिया है पाकिस्तान का, और इस वक्त न सिर्फ सियासी बल्कि जियो पॉलिटिकल या जोग्राफिकली भी देखा जाए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत का हामिल है। भारत की बहुत नज़र है गिलगित बल्तिस्तान पे, तो तमाम तर पार्टीज़ को ये देखना चाहिए कि वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को लॉलीपॉप ना दें, बल्कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो वो वाकईतन डिलीवर करके दिखाएं। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। कल आपसे दोबारा नए इदारियों के साथ मुलाकात होगी, और मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए कि मज़ीद आगे किन इश्यूज़ पर बात करनी चाहिए। तो अगले इस उम्मीद के साथ कि आईजी सिंध मुश्ताक महर का मसला हल होते ही वो ज़रूर इस बात पर एक्शन लेंगे कि मज़ार कायद की बेहुरमती करने वाले अनासिर कौन थे, क्यों थे, उन्होंने क्यों ये कदम उठाया, ये फ़ाइल भी ज़रूर खुलनी चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल डिज़ायर कि मज़ार कायद की बेहुरमती की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। ये बात पत्थर पर लकीर है हर पाकिस्तानी की तरफ से। कल मुलाकात होती है आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।